हाय फ्रेंड, बेबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 से यूपी बोर्ड से सब्जेक्ट विज्ञान से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये 2026 में और 25-26 जो आने वाले क्वेश्चन रहेंगे ये किस पैटर्न पे आएंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया बहुविकल्पी में फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। करा कि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। देखिए यहाँ पे दिया निकट, तो निकट वाला दृष्टि वाला व्यक्ति क्या निकट की वस्तु को देख सकता है। यहाँ पे दूर दिया है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को देख सकता है, नहीं दीर्घ वाला दूर का देख सकता है, निकट वाला नजदीक का देख सकता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, करा निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को देख सकता है, ये करेक्ट है हमारा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, 1 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे, करा कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रतिरोधकता में पदार्थ परिवर्तित होने पर होता है, ताप परिवर्तित होने पर इस पे भी नहीं होता, ताप परिवर्तित होने पे। करा प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पे इसमें भी परिवर्तन होता है। तो कब परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ और ताप दोनों में परिवर्तन होने पे। यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। जब दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं तो ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पे डी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करता है। तो देखिए माध्यम ए और माध्यम बी, इसमें दिया माध्यम ए विरल माध्यम है, माध्यम बी यहाँ पे क्या दिया सघन माध्यम दिया है। एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं है पर यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ कि अगर सीधी लाइन में जा रही माध्यम ए से माध्यम बी में, तो विरल माध्यम से जब भी सघन माध्यम में अगर कोई री जाती है तो उसका मान क्या अपर्तनांक 1 से अधिक होता है। तो याद रखेंगे आप कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो 1 से अधिक, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो 1 से कम, अगर विरल माध्यम से विरल माध्यम जाएगी तो 1 होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करा ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण मतलब लाल रंग के होते हैं, इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग का क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, तो जो लाल रंग का होता है धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होता है, फैल जाता है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाएगा तो दूर से हमें विजिबल नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। करा धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, अगर कम प्रकीर्णित होगा कम फैलेगा तो सीधा निकल के जाएगा। ये वाली यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 4 का। आपको पढ़ाया गया होगा यहाँ पे वीब ग्योर के नाम से। ठीक है, तो जो वीब ग्योर होता है ना वहाँ पे सबसे लास्ट में आप देखेंगे VIB वीब GYO और R, तो वीब ग्योर के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे R जो होता है ना रेड, इस ये क्या होता है बहुत कम प्रकीर्णित होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकती है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं यहाँ पे किसी अवतल दर्पण द्वारा आपतित सूर्य की किरण दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखे कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। तो देखिए ये जो F आ गया ना, हम जानते हैं कि जो किसी की त्रिज्या हो गई यहाँ पे R इक्वल क्या होता है यहाँ पे 2F हो गया यहाँ पे।
तो जब किसी की त्रिज्या पे फोकल लेंथ के यानी कि जो त्रिज्या पर अगर रखेंगे हम लोग तो इसका जो आकार मतलब इसका वस्तु के आकार के बराबर इसका बीम बनेगा। तो एफ बराबर आर बराबर क्या हो गया यहाँ पे 2F हो गया। तो 2 में अगर हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो 15 दूना कितना हो गया 30। तो हम लोग कहाँ पर रखेंगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे दर्पण से। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिंब और वस्तु के आकार की लंबाई समान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 120 वोल्ट पर प्रचलित किया करते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। हम जानते हैं कि जो इसका शक्ति होता है ना वह इसके अनुक्रमानुपाती होता है यानी कि स्क्वायर ऑफ वोल्ट के। तो P बराबर कितना होगा V स्क्वायर हो गया। अगर हम लोग एक थीसिस बनाए यहाँ पे फार्मूला तो बताया गया होगा यहाँ पे P1 बराबर यहाँ पे हमने ये रख दिया यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रख दिया K बराबर हो जाएगा यहाँ पे V1 का स्क्वायर कर दिया। अगर दूसरा अगर हम यहाँ पे बनाए P2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे K हो गया यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे V2 स्क्वायर हो गया। अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड इन दोनों में अगर हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारा क्या P1 अपान हो गया यहाँ पे P2 और इक्वल में हो गया V1 अपान में हो गया V2। ठीक है और इन दोनों का हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर। तो हमें वैल्यू क्या निकालना है यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा V1 हो गया और ये हो गया P1 हो गया और ये हो गया यहाँ पे V2 हो गया। हमें निकालना है यहाँ पे P2। ठीक है P2 निकालना है तो P1 की जगह कितना रख देंगे हम लोग P1 की जगह हमने रख दिया 100 बाई हो गया यहाँ पे P2 रख दिया यहाँ पे इक्वल में और V1 की जगह हमने रख दिया यहाँ पे 220 और V1 की जगह हो गया हमारा 110 का होल स्क्वायर। देखिए इससे ये इसका डबल है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे तो ये हो गया 100 अपान P2 इक्वल में हो गया यहाँ पे 2 आ गया 2 जा कितना आ गया 4 आ गया 4 यहाँ पे लेके चले जाएंगे P2 वहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P2 बराबर 100 अपान हो गया यहाँ पे 4। अब 100 में 4 से डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा यहाँ पे 25। कितना आ गया 25 आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकालकर क्षैतिज तल ABCD ये जो ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो रेखाएं होती हैं। अच्छा ये रेखाएं कैसी होती हैं तो ऑप्शन में आ जाते हैं हम लोग। देखिए ये रेखाएं जो होती हैं यहाँ पे समवृत्त वृत्त हो जाएंगे दीर्घ वृत्ताकार हो जाएंगे एक दूसरे समांतर सरल रेखा है ये हो जाएंगे यहाँ पे कि ये जो रेखाएं हो जाएंगी एक दूसरे के समांतर सरल रेखा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है जब इसके सीध में खींच लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए अब खंड सेकेंड दिया खंड सेकेंड मतलब हो गया। अब 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा केमिस्ट्री से होगा। तो केमिस्ट्री में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ठीक है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में हमने पानी मिला दिया ठीक
जब सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर हमने पानी मिला दिया तो वहाँ से ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, हीट निकलता वहाँ पे। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऊष्मा छिपी हो गया। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, अगर शुष्क बर्फ का हमने ऊर्ध्वपातन किया तो जब ऊर्ध्वपातन करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, ये बर्फ का ऊर्ध्वपातन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ऊष्मा शोषी होगा, क्योंकि शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन मतलब बर्फ को अगर हमने गर्म कर दिया और डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, गैस फॉर्म में, तो ये हमारा ऊर्ध्वपातन हो सकता है शोषी। जलवाष्प का संघनन, ये हमारा यहाँ पे भी हमारा जलवाष्प का जब संघनन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो ऊष्मा होगी वो उत्सर्जित होगी, बाहर निकलेगी। और जल का वाष्पीकरण कराएंगे, लिक्विड से जब वाटर वेपर में होता है तब वो क्या होता है, जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड और फोर्थ करेक्ट होगा इसमें। चलिए इसके नीचे ऑप्शन अगर दिया होगा तो ठीक, हाँ देखो दिया ना आपको सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया यहाँ पे डी, ये हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करा कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत बी से मिलाना है। संतरा, इमली, सिरका, तो सिरका में होता हमारा एसिटिक एसिड होता है, यानी 3 नंबर का सेकेंड देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, अर्थात हमारा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। चलिए अब दूसरा एक और मिलाते हैं हम लोग। यहाँ पे इमली जो होती है ना, टार्टरिक एसिड मिलती है, मतलब सेकेंड का फोर्थ, देखिए सेकेंड का फोर्थ ये करेक्ट है, मतलब ये वाला इनकरेक्ट हो गया। तो सही से अगर हम बात करें तो पहला वाला ही करेक्ट हो गया। अब आसानी से आप मिला सकते हो कि जो यहाँ पे फर्स्ट है संतरा, संतरा का थर्ड होता है, संतरा जो खट्टी होती है वो मिलती है किसमें, सिट्रिक एसिड में। और जबकि इसके बाद हम लोग टमाटर की बात कर लेंगे, टमाटर जो मिलता है वहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, तो फर्स्ट मिल गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यहाँ पे कि अभिकथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड एक संगठक है, तो सही बात है, जो एसिड को कंट्रोल कर लेती है, उसे में रिलीफ देती है, वही तो हो गया यहाँ पे। एक एंटासिड करतर या क्षारी होने का पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, ये भी बात सही है कि उसको उदासीन करेगा, क्यों, क्योंकि ये तो क्षारी है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके उदासीन ही बनाती है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो गए और सही तर्क भी दे रहा है। तो अगर अभिकथन तर्क दोनों सही है, तर्क अभिकथन सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ये सबसे बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यहाँ पे कि निम्न 3 तत्व एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। यक्स एक धातु है, तो देखिए जो धातु रहेगा उसके लास्ट में 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर देखिए इसके लास्ट में 8 है, मतलब ये तो हो गया अधातु हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्स क्या हो गया, अधातु हो गया, एक्स हो गया हमारा अधातु। इसके लास्ट में 7 है, ये भी अधातु हो गया। इसके लास्ट में 2 है, ये हो गया धातु हो गया। ठीक, तो ये तर्क है, आप क्लास में सीखे होंगे, अब बताया गया होगा आपको। करा यक्स एक धातु है, नहीं, यक्स तो हमारा अधातु जिसको नोबेल गैस बोलेंगे। वाई एक धातु है, नहीं, वाई भी हमारा धातु नहीं है। करा जेड एक धातु है, नहीं, जेड भी हमारा धातु नहीं है, वो तो धातु है। वाई अधातु, हाँ ये अधातु है। जेड एक धातु, हाँ ये एक धातु है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी। ठीक, आगे क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है CH3 CH2OH, अच्छा CH3 CH2OH जिसका हम फार्मूला बात कर लेंगे C2H5OH,
और इसका नाम हो गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 द्वारा अभिक्रिया कराएंगे, मतलब ऑक्सीकरण। तो ये हो गया यहाँ पे CH3COOH एस्टिक एसिड में। तो KMnO4 किस कारक रूप में कार्य कर रहा है? ये ऑक्सीकारक रूप में। किसके कारक में कर रहा है? ऑक्सीकारक। जहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया, तो ऐसा पदार्थ इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, वो ऑक्सीकरण वाला कार्य करता है, तो वो ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। कह रहा ब्यूटेनोइक अम्ल का सही सूत्र लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको बताया हुआ एक कार्बन है तो उसका नाम हो गया मेथ। ठीक है, 2 कार्बन है तो उसका नाम हो गया एथ। 3 कार्बन है तो उसका नाम हो गया प्रोप। 4 कार्बन है तो इसका नाम हो गया ब्यूट। ठीक, तो देखिए कितना कार्बन ढूंढना में? 4, 1 2 3 4। हाँ सही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 है। चलिए, ब्यूटेनोइक अम्ल, नोइक में आ जाएगा ओइक एसिड। ठीक, तो ओइक एसिड का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, COOH होना चाहिए। देखिए COOH कहाँ पे? यहाँ पे नहीं है, ये नहीं हो सकता। COOH यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे डबल O नहीं है, नहीं है। यहाँ पे डबल O है, हाँ ये है, सिंगल बॉन्ड O। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 5 4 होती है। यहाँ देखो 2 3 4 5, ये नहीं हो सकती। यहाँ देखो 2 3 4, ये हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी वाला। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 13 के बाद देखिए 14। चलिए 14 से हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी वाला खंड थर्ड करेंगे। यहाँ पे 6 क्वेश्चन का कह रहा है कि यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है? तो कह रहा प्रोटीनों का अम्ल में विघटित होना। नहीं, इसे कोई प्रोटीन से लेना देना नहीं है। कह रहा स्टार्च का शर्कराओं में अपघटित होना। हाँ, इसका लेना देना यहाँ पे है कि स्टार्च का शर्कराओं में अपघटित होने के लिए क्या चाहिए? हमें लार इमाइलेज चाहिए। ठीक है, जिसका एंजाइम नाम होता है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अभिकथन कुछ जीवित अवायु श्वसन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। तत्पश्चात पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कुछ अवायु श्वसन करते हैं। ठीक, 6 कार्बन वाले मतलब ग्लूकोज को, कह रहा है कि 3 कार्बन वाले ग्लूकोज को 3 कार्बन अणु पायरुवेट में विखंडित होता नहीं। 3 कार्बन वाले में नहीं विखंडित करता, वो विखंडित करता है C2H5 OH वाले में विखंडित करता है। ठीक, तो इसका रिएक्शन याद रखिएगा। ये रिएक्शन ऐसे होता है C6H12O6 अवायु विखंडन होगा तो बनाएगा यहाँ पे एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस यहाँ पे कितना होगा 2, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस बन गया यहाँ पे कार्बन डाई ऑक्साइड बना लेता है, और प्लस इसके बाद यहाँ पे एनर्जी देता है। ठीक है, ये दे देगा यहाँ पे एनर्जी। तो ये तो कथन गलत होगा कि यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे 3 दिया ना, 3 नहीं होगा, 2 वाले में होगा। तो कथन तो ये सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, परंतु वर्णन गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो गया? सी करेक्ट हो गया। चलिए 15 के बाद 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित दिए गए कॉलम में सही सुमेलित करना। यहाँ पे करा नियंत्रण में समन्वय की बात कर लेते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ पे है? और करा पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क है।
ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क स्थित भाग अनुमस्तिष्क क्या है, शरीर में संस्थित और संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। हाँ, ये बात सही है। तो सेकेंड का देखिए 10 से मिल गया यहाँ पे। करा ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रण कौन करता है, और यहाँ पे दिया एड्रेनलिन हार्मोन और ऐच्छिक क्रियाएं। तो देखिए नियंत्रण, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले इसका MCQ देखते हैं, एक मिला के चेक करते कैसे करना आपको। देखिए यहाँ पे एक हमने क्या मिलाया था, अनुमस्तिष्क। देखिए हाँ, यहाँ पे आपको मिलाया गया था। यहाँ पे देखिए मैंने थर्ड का स मिलाया था। देखिए थर्ड का जो स मिला था यहाँ पे, तो थर्ड का स की बात कर लेंगे। देखिए ये थर्ड का स यहाँ पे मिला ना स, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपने एक सही मिला लिया, देखो आपने आसानी से इसको सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, करण निम्नलिखित में ये अंडाशय किस भाग को दर्शाता है। तो देखिए ये हो गया अंडाशय, और अंडाशय का जो ई वाला भाग है ना, यहाँ पे ऊपर वाले के लिए दर्शा रहा है, और ऊपर वाला होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे हम लोग। चलिए तो ऑप्शन पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करा यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRY और झुर्रीदार तथा पीले हैं, तो पीले रंग के बीज RRY के संकरण कराया जाए तो F1 बीज कौन से गोल तथा हरे वाले हैं ना यहाँ पे, तो इसी वाले के होंगे गोल तथा हरे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात देखिए, 19 कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे करण निम्नलिखित चित्र में किससे संबंधित है। तो देखिए निम्नलिखित चित्र में हमारा क्या केंद्रक है। केंद्रक के बाद देखिए यहाँ पे खाद्य रेखिका है। खाद्य रेखिका ये तो अमीबा की बात कर लेते हैं। तो देखिए अमीबा, तो अमीबा का पोषण कैसे हो रहा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि पादप या कूटपाद खाद्य रेखिका यहाँ पे कैसे इसको अंदर जा रहा है, तो ये अमीबा में पोषण की बात की जा रही है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा ऊर्जा प्रवाह होता है, तो ऊर्जा प्रवाह जो होता है ना, वह एक दिशी होती है, मतलब वो एक ही दिशा में होती है, ठीक है फ्रेंड। तो आज हमने साइंस से 20 MCQ सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका लिखित या डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।